सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सागर पुंदीर हैं, जिनके साथ हम आज की बात पे चर्चा करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में विपक्षी एकता और विपक्ष के मार्च के बीच जो वीडियो सामने आई राज्यसभा से निकलकर, जिसपे साफ तौर पर ये देखा जा रहा था कि किस तरह से मार्शल सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और सांसदों के भी जो आरोप है, खासतौर से शरद पवार जैसे सीनियर लीडरशिप की तरफ से जब आरोप ये लगाए जाए कि 55 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने इस तरह की तस्वीरें सदन के भीतर नहीं देखी, जहां महिला सांसदों के साथ खींचतान हो, तो तमाम तस्वीरों पर चर्चा करना लाज़मी भी हो जाता है। और ऐसे में सवाल ये भी आज चर्चा के बीच हम रखेंगे कि किस तरह से विपक्ष यकाएक लामबंद हो गया है। 15 विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर संसद से विजय चौक तक मार्च निकालती हैं, अपनी बात को रखने की कोशिश करती हैं। उससे कुछ दिन पहले हमने देखा कि साइकिल मार्च में भी विपक्ष की करीब 14 पार्टियां शामिल रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आज भी 2 विपक्षी पार्टियां ऐसी रही जिन्होंने इन तमाम प्रोटेस्ट और तमाम मार्च से दूरी बनाकर रखी। वो थी टीएमसी और आम आदमी पार्टी। हालांकि जो मुद्दे थे उसका वो उन्होंने समर्थन तो किया, लेकिन वो इस गठबंधन विपक्षी गठबंधन से कहीं ना कहीं दूर दिखाई दी। सागर, सबसे पहले सवाल ये कि जो वीडियो सामने आया, क्या ये पहला पहला मौका था कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई? क्योंकि अब तक हमने देश की अलग-अलग विधानसभाओं में तो ये देखा था कि विधायकों के साथ मारपीट हो जाती है, विधायकों को मार्शल धक्का मुक्की करते हैं। ये तस्वीरें हमने विधानसभाओं के भीतर देखी। ताजा उदाहरण बिहार का हमने लिया, जहां पर हमने ये तस्वीरें देखी थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव और सरकार के बीच काफी गहमा-गहमी भी हुई थी। लेकिन ये तस्वीरें अगर राज्यसभा से निकल सामने आए, जो ऊपरी सदन माना जाता है, जिसपे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर बहुत खुली बहस करने वाले लोग शामिल रहते हैं, वहां पर अगर महिला सांसदों के साथ इस तरह की बदसलूकी होती है, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या ये माना जाए कि विपक्ष बनाम सरकार की इस लड़ाई में अब राजनीतिक शून्यता आ गई है और अहम की लड़ाई सबसे ऊपर है? धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरह की वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं, जो हाल फिलहाल में सदन में हुआ, कांग्रेस सांसद रूल बुक को उठा के पीठासीन के ऊपर मारने, एक तरह से हमला करने की कोशिश करते हैं, ये तो निंदनीय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का माहौल सदन में पहली बार हुआ है। ऐसा हर सरकार में होता आया है और आगे भी होता रहेगा। यहाँ मुझे बहुत सटीक एक वाक्य मेरे याद आ रहा है। समाजवादी विचारधारा के नेता लोहिया जी ने कहा था कि सदन बांझ नहीं होना चाहिए। इस शब्द के मायने ये हैं कि सदन में चर्चाएं होनी चाहिए और सदन चर्चा के लिए ही है। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि वहां पर इस तरह से हंगामा किया जाए, माननीय सदस्यों का अपमान किया जाए, उन पर हमला किया जाए। विपक्ष ने तो यहां तक आरोप लगाया कि बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया और उनसे सदस्यों के ऊपर उन पे हमला किया गया, उन पे उनके साथ में मारपीट की गई। दूसरा ये है कि कोई भी पार्टी सत्ता में हो, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस या फिर कोई तीसरा मोर्चा अगर सामने आता है, तो आमतौर पर यही रहता है कि देखिए, सत्ता विपक्ष के सवालों के नीचे कब आती है? सत्ता विपक्ष के सवालों के नीचे तब आती है जब सदन चलता है। और आमतौर पर कोई मंत्री हो, फिर सरकार हो, यही चाहती है कि सदन में हंगामा हो, विपक्ष के सवालों से बचा जा सके। और वही हाल फिलहाल हो रहा है, यानी कहीं न कहीं विपक्ष भी सत्ता का काम कर रहा है। जो जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, चर्चाएँ नहीं हो रही हैं, अब ये सोचकर देखें कि सदन की कार्रवाई में एक दिन की कार्रवाई कितनी महँगी पड़ती है, जनता के टैक्स पेयर्स जो हैं, कितना उनका पैसा लगता है और सिर्फ़ मानसून सत्र में 22% से भी कम काम हो पाता है। तो आप इस बात से मायने लगा के देखिए, किसी भी मुद्दे पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती। तीसरी लहर की संभावनाएँ आ रही हैं, उस पे चर्चा नहीं हो पाती। किसानों के मुद्दे पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती। कोविड में इतने, अभी कोरोना काल में इतने लोगों की मौत हो गई, उस पे ठीक से चर्चा नहीं हो पाती। तो कहीं न कहीं विपक्ष का जो ये तरीका है बहस करने का, वहाँ पे सवालबाज़ी करने का, हंगामा करने का, ये कहीं न कहीं मेरा मानना ये है कि इस हंगामे से, इस बिहेवियर से कहीं न कहीं सत्ता को लाभ पहुँचता है। जी। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, जहां एक तरह से ध्वनि मत से तमाम बिलों को पास कराने की कोशिश होती है और उसमें अगर बहस ना हो, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अगर बहस नहीं होती है, तो विपक्ष भी एक तरह से सरकार की ही मदद कर देता है और उसमें सरकार को फायदा होता है।
लेकिन सवाल ये है कि सरकार के स्तर पर क्या तमाम कोशिशें होती हैं? इससे पहले भी हमने देखा कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस के अलावा जो तमाम सरकारें रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी अगर हम ज़िक्र कर लें तो कोई ऐसा मुद्दा होता था, कोई बिल होता था तो बाकायदा विपक्ष के साथ चर्चा होती थी और अगर हुँ। विपक्ष की तरफ से कोई विरोध होता था, उसको सुना जाता था और सदन के भीतर भी उन बातों को नोटिंग होती थी। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो कई मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष की बात को माना। लेकिन मौजूदा समय में लग ये रहा है कि सरकार एक प्लान के तहत सदन के भीतर आती है, जो सरकार के दिमाग में चलता है, जो सरकार सोचती है, सरकार उसी पे काम करती है। उससे आगे या पीछे वो किसी को सुनना पसंद ही नहीं कर रही है। ऐसे में विपक्ष की कितनी कमजोरी आप यहाँ मानते हैं कि सरकार अगर सुन नहीं पा रही है, तो क्या विपक्ष की कमजोरी है? विपक्ष सही ढंग से चीज़ों को रख नहीं पा रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कई मुद्दों पर विपक्ष की और सरकार की राय अलग-अलग होती है, लेकिन होता वही है जो सरकार चाहती है। देखिए, अभी आपने कहा कि विपक्ष अपनी बात को ठीक से मनवा नहीं पा रहा है, सत्ता के सामने रख नहीं पा रहा है। हाल-फिलहाल में कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर विपक्ष कमज़ोर पड़ता नज़र आया। उदाहरण के लिए आप महँगाई देख लीजिए, जब पेट्रोल डीज़ल पे 1 पैसा या 2 पैसा भी बढ़ता था, तो जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो सड़कों पर उतर आती थी। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर्स लेके सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन अभी पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, विपक्ष ने वो उसको भुना नहीं पाया। कोविड में इतनी मौत हो गई, विपक्ष उसको भुना नहीं पाया। अभी जासूसी का मामला भी चल ही रहा है, सदन में चर्चा भी हुई, उसे ठीक से भुना नहीं पाया। तो कहीं न कहीं विपक्ष भी कमज़ोर है, सत्ता के सामने विपक्ष भी कमज़ोर है। और जहाँ तक आपने कहा कि ध्वनिमत से पास हो जाते हैं, चर्चा नहीं हो पाती है। तो सत्ता पे तानाशाही के आरोप तो लगते आए हैं। बीजेपी सरकार पे तानाशाही के आरोप लगते आए हैं। विपक्ष ने लगाए हैं, कई स्वतंत्र पत्रकारों ने लगाए हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है और जैसे वेंकैया नायडू ने भावुक नज़र आए वेंकैया नायडू, तो मेरा ये सवाल है उनसे कि अगर सत्ता में रहने वाले पीठासीन महोदय को इतनी ही चर्चा है लोगों की, जनता की, तो वो बताएँ कि पिछले इस सरकार में करीब 2 सवा 2 साल हो गए हैं सरकार को, वो बताएँ कि अभी तक उप सभापति की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? अगर उन्हें इतनी चिंता है सरकार के पैसे की, चर्चाएँ की, क्यों वो ठीक से सदन नहीं चला पा रहे हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी ने खुलेआम उन पर आरोप लगाए कि हमारे सभापति महोदय यानी वेंकैया नायडू ठीक से सदन का संचालन नहीं कर पाए। तो ये तमाम सवाल हैं जो सत्ता को बताने चाहिए और जनता को पूछने चाहिए। बिल्कुल ये आपने खासा अहम पॉइंट यहाँ पर उठाया कि विपक्ष अगर सवाल रख रहा है, अगर मुद्दे उठा रहा है और खुले तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चेयरमैन हमें डराने का काम कर रहे हैं। इस तरह के गंभीर आरोप अगर विपक्ष का एक बड़ा नेता लगा रहा है तो इस पर शायद अब चिंतन मनन की भी आवश्यकता है। बजाय इसके कि अगर हम तमाम विपक्ष या सरकार के तमाम नेता आरोप प्रत्यारोप करते रहें, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलना है क्योंकि मानसून सत्र का अब यहाँ खत्म हुआ और यहाँ से अब शायद अगली लड़ाई जो विपक्ष और सरकार के बीच होगी, वो अलग-अलग विधानसभा चुनावों के दौरान हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर सरकार के सामने विपक्ष जिस तरह से लामबंद हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये लामबंदी जो विपक्ष की है शुरुआत में हमने देखा महँगाई को लेकर कुछ दिन पहले जब साइकिल मार्च निकाला राहुल गांधी ने तो 14 पार्टियाँ थी। आज 15 पार्टियों के प्रतिनिधि राहुल गांधी के साथ थे, उनके लीडरशिप पे वो लोग वहाँ खड़े थे। 2 विपक्षी पार्टियाँ गायब थी आज टीएमसी और आम आदमी पार्टी। क्या विपक्षी लामबंद होना, विपक्षी एकता की बात कहना या ये लामबंदी इस मौके पर सरकार के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है तब जबकि किसानों के एक बड़े आंदोलन के बीच में किसान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खामियाजा पंजाब चुनाव में सरकार उठा चुकी है। ओबीसी आरक्षण का एक कार्ड सरकार चल चुकी है। इन तमाम चीजों के बीच अगर विपक्ष इस तरह से एकजुट होता है, इस तरह से लगातार घेराव सरकार का होता है, तो ये एक मुश्किल भरा वक्त हो सकता है मौजूदा सरकार के लिए? देखिए, विपक्ष कब जागता है? विपक्ष तब जागता है जब चुनाव आने वाले होते हैं। 5 साल निकल गए सरकार को, विपक्ष ने क्या किया? अभी यूपी विधानसभा के चुनाव आने लगे हैं, तो विपक्ष हाथ पैर मारने लगा है। समाजवादी पार्टी कहीं नज़र नहीं आई, बीएसपी कहीं नज़र नहीं आई। चलो समाजवादी और कांग्रेस तो थोड़ा बहुत छिट-पुट कहीं भी प्रदर्शन करते थे, बीएसपी तो कहीं नज़र नहीं 5 सालों में।
तो जनता भी ये जानती है कि कौन धरातल पे रहा है, कौन नहीं रहा है। किसानों की बात आई, किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और उनमें लगभग कई दलों में फूट भी समय-समय पे देखने को मिली है। हालाँकि अभी 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 शायद कल ही चंदूनी के दल ने बगावत कर दी है। इसका तोड़ बीजेपी ने इस तरह से निकाला है कि जहाँ पे यूपी में चुनाव है, यूपी में एक सीमित एरिया है जहाँ पर राकेश टिकैत का प्रभाव है। अपनी ये जो जाट वाली बेल्ट है, तो यहाँ पे पश्चिमी यूपी में तो बीजेपी ने तोड़ ये निकाला है कि वो गांव-गांव में जाके सभाएं करेंगी। किसानों की जो हितों में है, वो योजनाएं गिनाएगी। अभी हाल ही में किसान सम्मान निधि की किस्त जारी हुई है। तो बीजेपी भी अब जो सब विपक्ष का तोड़ है, उसे तलाशने में लगी हुई है और निश्चित रूप से आपने कहा कि अगर विपक्ष लामबंद होता है तो कहीं सत्ता को जो नुकसान उठाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसका फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे पिछले चुनाव में हमने विधानसभा में देखा कि गठबंधन करके चुनाव लड़ा जा रहा था। अब की बार ऐसा नहीं है, सभी पार्टियाँ अलग-अलग अपना भाग्य आज़मा रही हैं। बीएसपी साफ तौर पे मना कर चुकी है कि हम किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस कह चुकी है हम किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी अलग से जा रही है। हालाँकि समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ में चर्चाएँ सुनने में आ रही हैं, बातें सुनने में आ रही हैं कि गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है, बीजेपी का अभी आप मैंने आपके चैनल पे भी देखा क्योंकि आपके रिपोर्टर्स गए थे फील्ड में, मैंने वीडियोज़ देखी, तो लोगों का कहना है कि विकास हो ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें वोट बीजेपी को देना है। तो बीजेपी कैडर का जो वोटर है, वो सिर्फ़ इसलिए उसको वोट नहीं करता कि सिर्फ़ वहाँ उनके लिए विकास मुद्दा नहीं है, उनके लिए किसान मुद्दा नहीं है, उनके लिए महँगाई मुद्दा नहीं है, उनके लिए हिंदुत्व मुद्दा है, उनके लिए राम मंदिर मुद्दा है, उनके लिए कश्मीर मुद्दा है। अब आप सोचने वाली बात ये है कि यूपी के वोटर कश्मीर में क्यों इंटरेस्टेड है? तो इस तरह की कई तमाम बातें हैं जिसको विपक्ष को अगर लामबंद भी होता है तो खास प्रभाव मुझे पड़ता नज़र नहीं आता। आम आदमी पार्टी का आपने ज़िक्र किया, आम आदमी पार्टी खुद यूपी में अपना धरातल तलाशने की कोशिश कर रही है, तो उसको तो समर्थन करेगी अगर विपक्ष में है तो समर्थन करेगी विपक्ष का। लेकिन कांग्रेस के साथ में या फिर दूसरी पार्टियों के साथ में आम आदमी पार्टी गठबंधन करने के मूड में नहीं है, तो वो अकेली ही रहकर जाने वाली है। हाल-फिलहाल में जो बातें हैं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ हैं, उनके हिसाब से। सागर एक सवाल ये है कि जो आप तमाम ग्राउंड रिपोर्ट का ज़िक्र कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि पिछले 2 साल में जो हालात बने हैं लोगों के सामने, रोज़गार गया है, लोगों की तनख्वाहें आधी हुई हैं, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जो मारामारी हमने देखी है पूरे देश में, जो तस्वीरें थी, सरकार कहीं नहीं थी। सरकार नाम की चीज़ हमें कहीं नहीं दिखाई दी। अगर कुछ एनजीओ या कुछ लोग अगर खुद आप निकल कर सामने नहीं आते, जिन एनजीओ या सोशल वर्कर्स की मेहनत की बदौलत लोगों को ऑक्सीजन मिली। सरकार नाम की चीज़ हमें कहीं नहीं दिखाई दी उन तमाम सहूलियतों को देने के लिए। इन हालात के बीच जब नदी में, गंगा में लाशें तैरती हुई दिख रही हों, आपके पास रोज़गार ना हो, आप महँगाई से जूझ रहे हो, आपके पास पैसा ना हो, आपकी ज़मीन कर्ज़ में डूब रही हो, कर्ज़ चुकाते-चुकाते आपकी ज़मीनें जा रही हो, खेती का वाजिब दाम ना मिल रहा हो, एजुकेशन ठप होती हुई दिख रही हो। इन हालात के बावजूद भी अगर सरकार को कोई एक समाज का हिस्सा या मतदाताओं में से कि एक वर्ग एक गिरोह ये कहे कि सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, क्या कोई एक राजनीतिक शून्यता आ गई है, वैचारिक शून्यता आ गई है हमारे मतदाताओं के बीच में? इन तमाम उलझनों, तमाम परेशानियों के बावजूद जिसके लिए ज़िम्मेदारी सरकार के तौर पर तमाम महकमों की थी, लेकिन वो नहीं निभा पाए, बावजूद इसके वो लोग सरकार से विमुख नहीं हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जनता को ये समझ लेना चाहिए कि सरकार का काम लूट-खसोट करना नहीं है। सरकार का काम टैक्स वसूलना नहीं है। सरकार का काम है जो टैक्स जनता से वसूलती है, उसे जनता को ही वापस करे एक सही रूपरेखा में। ये सरकार का काम है। सरकार का काम ये नहीं है कि अगर उसका राजकोष से घाटा बढ़ रहा है, तो पेट्रोल पे दाम बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम सिर्फ़ जनता ने सरकार को इसलिए चुना है कि ठीक से मैनेजमेंट कर सके। जो पैसा आ रहा है, उसे कहाँ पे ठीक तरीके से लगाना है, ये कर सके। अब आपने कहा कि यूपी में आपने कहा कि बेरोज़गारी का कहा आपने। यूपी सरकार पोस्टर लगा-लगा कर दावा करती है कि हम
प्रदेश के सबसे स्मार्ट राज्य है। वो दावा करती है कि हमने अपने यूपी में, अभी जेपी नड्डा ने ही कहा, जेपी नड्डा ने खुद कहा, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यूपी में आम आदमी की जो आय है वो दोगुनी कर दी गई। इनसे कोई पूछे कि अगर आपने आय दोगुनी कर दी है तो फिर आप क्यों फ्री में राशन बांट रहे हैं? इनसे कोई पूछे कि अगर आय दोगुनी है तो फ्री में क्यों आप हर रोज बड़े-बड़े इश्तिहार देकर, विज्ञापन देकर लोगों को बता रहे हैं, आप बोरी पर विज्ञापन दे रहे हैं, उस पे लिखवा रहे हैं, क्यों आप ये सब कर रहे हैं? अगर आय दोगुनी हो गई है तो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए होना चाहिए ये सब व्यवस्थाएं। अगर हम इतने सक्षम हैं कि हम हमारी आय दोगुनी हो गई है तो क्यों हमें वो सब सुविधाएं दी जा रही हैं? दूसरा, कोविड का आपने जिक्र किया, ऑक्सीजन का आपने जिक्र किया। सरकार तो कह चुकी है कि किसी की मौत नहीं ऑक्सीजन ने। अब मारते का तो हाथ पकड़ ले, बोलते का आप जीभ कैसे पकड़ पाएंगे? अब आप किसको जाके कहेंगे कि हाँ भाई आप बताइए, आप किसका, वो तो सदन में जाके कह चुकी है कि किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो लोगों ने सहा है, वो लोग कैसे भूल जाएंगे? ऑक्सीजन की किल्लत थी, अगर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, तो क्यों बार-बार फिर उसमें बीजेपी बीजेपी नेताओं के खुद कितने, मैं आपको नेता गिनवा दूँ, जिनकी अपने भी मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से, कितनों के ट्विटर्स में गिनवा दूँ। तो तो अब सागर क्या बीजेपी सरकार ये इतनी, मतलब जी, इतना कम्मापन, इतने इतने नीचता का इतना स्तर, इतना घटियापन, मतलब एक एक सीमा होती है बीजेपी अभी जो सरकार है वो उससे नीचे जा चुकी है। सबने देखा कि किस तरह से लोग, लाशें तैर रही हैं नदियों में, समुद्र किनारों पे लाशें लाशें नजर आती हैं। हवा चलती है तो जो हवा चलती तो रेत हटकर लाशें लाशें नजर आती थी। तो वो तस्वीरें देश नहीं भूल सकता। सत्ता भले ही भूल जाए लेकिन हम नहीं भूल पाएंगे। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैंने वो कवर किया, वो सब तस्वीरें देखी हैं, वो कितना भयावह था, मैं जानता हूँ। मैंने अपने गाँव में देखा है, सबने देखा है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये जनता को समझना चाहिए और इस बात में तो स्टडी होनी चाहिए। सरकार को स्टडी करवानी चाहिए इस पे एक आयोग बना के, ये कैसी भी, मतलब लोगों की ये विचारधारा इतनी विपरीत कैसे हो रही है? अपने घर में आप लाशें पड़ी हैं लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है जी, सब चंगा से। तो ये सब, इस पे तो मैं समझता हूँ इस पे तो एक रिसर्च होना चाहिए, एक आयोग का गठन हो, कमेटी बनाई जाए उच्च स्तर की, वो इसमें रिसर्च करे कि ऐसी विचारधारा का जन्म कहाँ से हुआ, इसका डीएनए कहाँ से आया, ये कहाँ से ये लोग आते हैं। तो सब तमाम बातें हैं जो मुझे बिल्कुल लगता है कि सही शायद बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात सागर जो आप रख रहे हैं कि दरअसल इतना सब कुछ हो रहा है हमारे सामने और हम सरकार से ही सवाल नहीं कर रहे हैं। जिस सरकार को हम ही लोगों ने वोट देकर चुना और सरकारें जिस चीज़ का ज़िक्र आपने किया कि सरकारें सिर्फ़ इसलिए नहीं होती हैं कि आप उससे कमाई करें, ये प्रॉफ़िट बनाएँ। आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, आप सरकार हैं और आपका काम है आम जनता का वेलफेयर करना। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोगों की मदद, सहूलियत के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करना जो जनता टैक्स के रूप में देती है। ऐसे में सागर आखिर में ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या ये तमाम जो सिनेरियो बना है आज पिछले 2 साल का और कोविड के बाद और जो ऑक्सीजन और उसके बाद महँगाई, बेरोज़गारी ये तमाम चीज़ें हैं, असर पड़ेगा आने वाले चुनावों में? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हाल के दिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर पे जो नारेबाज़ी हुई, उसके बाद क्या फिर राजनीति इन तमाम सवालों से मुँह छुपाने के लिए या इन तमाम सवालों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह की कुछ फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करे ताकि आने वाला चुनाव इस तरह की ही चीज़ों पे लड़ा जाए और जो असल मुद्दे थे, असल मुद्दे जो हैं, वो उन पर बात ही ना हो पाए? देखिए ये तो कई बार ऐसा देखने को मिला है, जैसे ही कोई मुद्दा हावी होता है तो सरकार को दूसरा प्रोपेगेंडा सामने लेके आ जाती है। जैसे अभी यूपी में 2-3 केस हुए थे, रेप केस हुए थे, वहाँ पे मीडिया को नहीं जाने दिया गया। सरकार नहीं बता पाई कि किन कारणों की वजह से वहाँ पे मीडिया नहीं जा पाई। अगर कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, दवाइयों की कमी नहीं थी, तो क्यों इतने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए? क्यों विदेशों से मदद माँगी गई? छोटे-छोटे देशों ने हमारी हमारी मदद की। तो सरकार को ये सब बताना चाहिए कि किस सिचुएशन के आधार पर क्या उनका क्राइटेरिया क्या है? किस आधार पे वो कह रहे हैं कि मौत नहीं हुई? किस आधार पे वो कह रहे हैं कि रोज़गार दिया? और अगर रोज़गार दिया, क्या अगर आप मास्टर्स वाले को, आप डबल एमए को, आप बीएससी पास को, आप पीएचडी को,
जो अपनी लाखों लाखों का पैकेज छोड़ के आया, अगर आप उसको मनरेगा में नौकरी देने को रोजगार कहते हैं, तो माफ कीजिएगा, मैं तो इसके रोजगार नहीं मानता। कि अगर अगर आप एक प्रोफेशनल को मजदूर बनाने को रोजगार कहते हैं, इसे आप विकास कहते हैं, तो मैं तो इसे नहीं मानता। ऊपर से आप दावा करते हैं कि यूपी यूपी का तो सबसे बुरा हाल था कोविड काल में, कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्या ये तस्वीरें नहीं देखी क्या? मीडिया कवरेज भी मिली है, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की है। तो ये सब क्या नहीं देखा क्या? और जैसा आपने कहा कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर होती है, ये तो हमेशा से होता है। जब भी कुछ नया आता है तो दूसरा कुछ लेके आ जाते हैं, कभी धर्मांतरण का मामला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, अभी अभी ये सब हो गया है। अभी सरकार, मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार को घेरने का सबसे अच्छा तरीका विपक्ष के पास में है, सदन में उनके सवाल किए जाए। लेकिन जब सदन चलेगा ही नहीं तो फिर कैसे सवाल होंगे? कैसे विपक्ष उस सरकार को घेर पाएगा और जनता तक कैसे आवाज पहुंच पाएगी? तो ये सब रूपरेखा तो इनकी बना ली जाती है। ऐसा नहीं है कि जो सदन चलने से पहले जो पार्टियां होती हैं, वो सिर्फ जो बैठकें होती हैं, वो सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं होती। उसमें रूपरेखा बनाई जाती है, एजेंडा सेट किया जाता है कि अगर हमें टारगेट अगर हमें आरक्षण पर टारगेट किया जाता है तो हमें काउंटर क्या करना है? हमें रोजगार पर टारगेट किया जाता है तो हमें काउंटर क्या करना है? तो उन बैठकों में खाली चाय नहीं पी जाती है, उन बैठकों में यही सब तय होता है कि कैसे सब हमें क्या करना है। ओबीसी आरक्षण आपने पास कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप आरक्षण देते हैं। लेकिन आप ये भी बताएं कि यूपी में जो शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें आरक्षण क्यों नहीं पास हो पाया? अगर आप ओबीसी के लिए इतने ही आप पक्षधर हैं, आप उनको उनका हक देना चाहते हैं, तो आप ये बताइए ना कि आप जो आपने भर्तियां कराई हैं, उनपे आरोप क्यों लगते आए हैं? लखनऊ में क्यों प्रदर्शन होते आए हैं? लखनऊ में विधानसभाओं का घेराव क्यों होता है? लखनऊ में क्यों लाठियां भाजी गई? ये सब जो सवाल हैं, ये सब जनता को, मुझे लगता है कि देखिए, सरकार जनता की नौकर है, नेता जनता के सेवा करने के लिए है, मंत्री संतरी जो जितने भी हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई हमने तुम्हारे लिए ये किया, लेकिन असल बताए। ऐसे ना सदन में खड़ा होकर ये मत कह दे कि एक भी लोग की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। ये सब झूठ नहीं चलेगा। लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पढ़े लिखे हैं। बहुत शुक्रिया सागर तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए, और अपने दर्शकों से भी हम कहेंगे कि ये चर्चा आपको कैसी लगी और क्या कुछ और मुद्दे हैं जिनको आप हमारी चर्चा के ज़रिए उठाना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और सनराइज़ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया सागर, सनराइज़ न्यूज़ बहुत के साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए।